Let's start with this today's chapter, that is टाइम सीरीज। तो सबसे पहले टाइम सीरीज होता क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। सो टाइम सीरीज एक्चुअली डेटा है जो कि बेस्ड है टाइम पे। सो जितने भी डेटा कलेक्ट करते हैं हम टाइम बेसिस वाले, वो सारे डेटा को हम टाइम सीरीज बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरी आवाज अगर रिकॉर्ड होगी तो रिकॉर्ड टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हो रही है, ठीक है। तो मेरा जो वॉइस डेटा रिकॉर्ड हो रहा है उसमें टाइम एक एक्सेस है और उसके हिसाब से फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। सिमिलरली जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है लास्ट 10 इयर्स के गैप्स में जो है, जैसे 1961 में पॉपुलेशन इतनी थी, 71 में इतनी थी, 81 में इतनी थी। तो टाइम के बेसिस पे हमने पॉपुलेशन का जो काउंट रखा है, हाँ, हाईलाइट करके रख लो आप लोग, ठीक है। वैसे थियोरेटिकल, हाँ, ये बुक का ही आपका जेरोक्स वो है। अगर आप अपनी बुक में पेज नंबर 630 ओपन करोगे तो देखो यही दिखेगा आपको। पेज नंबर 630 ओपन करो। Sir, which page number? पेज नंबर 630। फास्ट, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, एक तो लेट से आए हो, जल्दी करो। मिला? तुम लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं मैं ये चैप्टर। तो मैंने तुम लोगों को पर्सनली बताया था टेबल पे, याद है? तुम लोगों के स्कूल के टेस्ट थे, अभी इन जनरल मैं सबको पढ़ाना चाह रहा था। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, स्टार्ट करें। सो ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में टाइम सीरीज डेटा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज के जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है? ट्रेंड, साइक्लिक कंपोनेंट, सीजनल कंपोनेंट या इररेगुलर कंपोनेंट, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है टाइम सीरीज के। ट्रेंड मतलब ऑब्वियसली जैसे पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है। जैसे आपने देखा पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली राइजिंग है, तो उसका ट्रेंड क्या है? ग्रो होना या इंक्रीज होना, वो उसका ट्रेंड है। तो अगर उसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो राइजिंग उसका ट्रेंड बनेगा। क्लियर हुआ ये चीज? सिमिलरली पेट्रोल के प्राइसेस जो है उनका ट्रेंड जो है वो क्या है? राइजिंग ट्रेंड है। क्लियर ये चीज? साइक्लिकल ट्रेंड मतलब कुछ ऐसे ट्रेंड, साइक्लिकल कंपोनेंट मतलब ऐसे कंपोनेंट जो इंक्रीज होते फिर डिक्रीज होते फिर इंक्रीज होते फिर डिक्रीज होते, ऐसे कंपोनेंट को साइक्लिकल कंपोनेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोल सकते हैं, जैसे कई शेयर प्राइसेस जो होते हैं वो कई बार इंक्रीज होते हैं फिर डिक्रीज होते हैं फिर इंक्रीज होते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लूं कि ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर्स, उनकी जो सेल्स वाली कंपनी है, उनके सेल्स के जो फिगर है वो एक पर्टिकुलर मंथ में ज्यादा होते हैं और एक पर्टिकुलर मंथ में कम होते हैं, यूजुअली बारिश के टाइम पे। हाँ, हाँ, तो वो साइक्लिक ट्रेंड हो गया ना वो, ठीक है, वो साइक्लिक कंपोनेंट हो गया। तो इस तरह के कंपोनेंट साइक्लिक कंपोनेंट है। सीजनल कंपोनेंट जो एक पर्टिकुलर सीजन पे ही मिलेंगे, वो वाले कंपोनेंट जो है सीजनल कंपोनेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइट्स की जो या डेकोरेटिव लाइट्स जो है उनकी सेल्स जो है वो दिवाली के टाइम पे ज्यादा होगी, तो वो हाँ, हाँ, ये सारी चीजें, हाँ, थ्रू आउट है, लेकिन वो सीजनल ट्रेंड उसका ज्यादा होता है, ये बता रहे, सीजनल कंपोनेंट उसमें ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। फिर उसके बाद इररेगुलर कंपोनेंट मतलब ऐसे जिसमें इररेगुलरिटी रहेगी। तो ये सारे उसके फर्दर एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिए हुए। जैसे ट्रेंड का एक एग्जांपल दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉपुलेशन का क्या है? इंक्रीजिंग है। पेट्रोल प्राइसेस का लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है? इंक्रीजिंग है। फिर उसके बाद साइक्लिकल कंपोनेंट दिए हुए हैं। तो साइक्लिकल कंपोनेंट में क्या होता है? जिसमें साइक्लिक ऑर्डर में बिहेवियर उसका चेंज होता है। सीजनल कंपोनेंट जैसे दिवाली या क्रिसमस पे पर्टिकुलर सेल्स जो है वो हायर हो जाती है, तो वो सीजनल कंपोनेंट हो गया, ठीक है। और इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट इररेगुलर कंपोनेंट। तो इररेगुलर कंपोनेंट बस उसमें जिसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, उस तरह के कंपोनेंट्स इररेगुलर कंपोनेंट। उतने ज्यादा थ्योरेटिकल इसमें है नहीं, क्वेश्चंस ज्यादा बनते नहीं, ठीक है। अब टाइम सीरीज एनालिसिस, एक्चुअली टाइम सीरीज एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका दो ऑब्जेक्टिव है। एक तो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाना कि फ्यूचर में क्या उसकी पॉपुलेशन वैल्यू होगी, या फ्यूचर में पेट्रोल के प्राइसेस क्या होंगे, या फ्यूचर में पर्टिकुलर स्टॉक प्राइसेस कहां पर पहुंचेंगे, ये फ्यूचर प्रिडिक्शन एक होता है। और दूसरा होता है कि
प्रीवियस डेटा को या पास्ट डेटा को एनालिसिस करना। तो ये है टाइम सीरीज एनालिसिस का रिक्वायरमेंट या उसकी नीड कि क्यों हम ये करते हैं। ठीक है, अब इसमें दो तरह के मॉडल्स हैं। एक तो टाइम सीरीज एनालिसिस मॉडल में एडिटिव मॉडल है। एडिटिव मॉडल में एक्चुअली क्या होता है, ये जो ओवरऑल जो प्राइस है, ठीक है, या ओवरऑल जो वैल्यू है, ये ट्रेंड या फिर साइक्लिक या फिर सीजनल या फिर इरेगुलर कंपोनेंट के एडिशन से मिलती है। हालांकि इन सब का यूज उतना ज्यादा है नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में, सिर्फ ये मॉडल्स यहाँ पर गिवन है। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस यहां से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। ट्रेंड एनालिसिस करना मतलब कि वही फ्यूचर प्रिडिक्शन कर पाना और पास्ट वैल्यू को एनालाइज कर पाना। तो इसमें दो तीन तरह के ट्रेंड एनालिसिस होते हैं। पहला होता है मूविंग एवरेज एनालिसिस, ठीक है, नॉन लीनियर ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए। दूसरा होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉर ट्रेंड। ये जो मूविंग एवरेज एनालिसिस है, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, मतलब इस बुक के हिसाब से आई थिंक एक्सरसाइज 2। कौन सी एक्सरसाइज होगी चेक करना, तो इसके बाद कौन सी एक्सरसाइज है? फर्स्ट वाली डिलीटेड है 11.2। तो 11.2 में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वो मूविंग एवरेज एनालिसिस के हैं। फिर उसके जो 11.3 वाली जो एक्सरसाइज है वो लीस्ट स्क्वायर मेथड पे बेस्ड है ट्रेंड एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मूविंग एवरेज से। ओके, तो मूविंग एवरेज में उसमें ईयरली मूविंग एवरेज मेंशन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलता है 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करो, तो आप क्या करोगे, 3 इयर्स के जो डेटा है उनको ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे। ठीक है, तो So x1 what kind of data is used here? I will explain in the examples. Okay, so 3 इयर्स मतलब x1 x2 x3 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के डेटा, या फिर उसके सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर का डेटा, एंड सो ऑन, इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। 5 ईयर मूविंग एवरेज है तो x1 से लेके x5, फिर x2 से लेके x6, फिर x3 से लेके x7, उन सब के एवरेजेस निकाले जाएंगे। 4 ईयर है तो x1 टू x4, x2 टू x5 एंड सो ऑन। तो इस तरह से मूविंग एवरेज कैलकुलेट होगा। एग्जैक्टली अगर आपको समझना है तो आप यहां से इस एग्जांपल से क्लियरली समझ जाओगे। ध्यान देना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑब्टेन द 3 ईयर मूविंग एवरेजेस फॉर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर आपको ईयर दिया हुआ है, ये पूरा ईयर है। ईयर कहां से कहां तक है, 1995 से 2002 तक। और यहां पर क्या दिया हुआ है, एनुअल सेल्स है 3.6, 4.3 एंड सो ऑन। और आपको क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, 3 ईयर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, 5 ईयर मूविंग एवरेज, और थर्ड पार्ट में 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या है। हम्म हम्म तो स्टार्ट करते हैं 3 ईयर मूविंग एवरेज से। तो देखो 3 ईयर मूविंग एवरेज कैलकुलेशन किस तरह से होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में ईयर मेंशन कर दिया, सेकंड कॉलम में एनुअल सेल्स मेंशन कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 इयर्स की एनुअल सेल्स को ऐड कर देंगे, x1 x2 x3। इन सबका एडिशन कितना आ गया, 12.2। क्लियर, फिर उसके बाद इसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, बिकॉज हम 3 ईयर एवरेज निकाल रहे हैं, इसलिए 3 इयर्स की सेल्स को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 3 किया, तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई, 4.067। और ये जो नंबर है ये सेंटर्ड होगा सेकेंड पे। क्लियर ये चीज, तो अगर 3 ईयर मूविंग एवरेज हम निकालते हैं तो वो सेकेंड वाले से सेंटर्ड होके निकलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो 3 ईयर के एवरेज निकलेंगे उसमें कौन कौन से नंबर्स ऐड होंगे, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को ऐड करेंगे, एडिशन, और फिर डिवाइडेड बाय 3। यस, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट मूविंग एवरेज। क्लियर हुआ, कुछ पूछ रहे हो? हाँ, ये सिर्फ 3 ईयर मूविंग टोटल है, और यहां पर क्या किया, डिवाइडेड बाय 3 किया है, तो ये मूविंग एवरेज मिला। हाँ शैवी पूछो। So this moving word is not clear. Like what moving average? Actually this moving means as the time is changing the data is moving, the data is also changing, so this is what that's why it is called moving. Okay, so we are adding all the data which is changing with respect to time. Okay, whatever is changing with respect to time we will consider it as movement. Okay, so that's why it is the word moving total is there, moving average is there. Okay, Yes, sir. okay,
सिमिलरली बाकी सारे टोटल करके डिवाइडेड बाय 3 कर देना है। क्या ये क्लियर सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का, उसमें आपको सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? 5 ईयर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। तो 5 ईयर मूविंग एवरेज कैलकुलेशन के लिए आप क्या करोगे? फर्स्ट 5 ईयर के डेटा को, कुछ नहीं, बस यही तो करना है और कुछ नहीं है, ये वाला। हम्म, यही तो निकालना है, ये आपका फाइनल आंसर है। 3 ईयर मूविंग एवरेज इज दिस, दैट्स इट। अगर क्वेश्चन में बोलता है इसको ग्राफ में शो करो, तो हम ग्राफ में शो करेंगे जब आगे क्वेश्चन। हाँ, दैट्स इट। ये दोनों वैल्यूज रहेंगी, एनुअल सेल्स की ये और ये वाली। जब आएगा मैं बता दूंगा, ग्राफ बहुत कम है इसका चांस। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अभी करेंगे, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे अभी एक्सरसाइज के, तब वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं 5 ईयर मूविंग एवरेज पे। तो 5 ईयर मूविंग एवरेज पे क्या करोगे? फर्स्ट 5 ईयर के डेटा का सम करोगे, लेकिन ये सेंटर्ड कहां पर होगा? थर्ड पे, x3 पे सेंटर्ड होगा। क्लियर? ठीक है, बिकॉज वो मिड वैल्यू आ रही, इस वजह से। फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे एंड यू विल गेट फर्स्ट 5 ईयर मूविंग एवरेज। फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर मूविंग एवरेज यू विल एड द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, next 6 numbers, next 5 numbers, you will add all these numbers and divided by 5, you will get the next 5 year moving average and so on. Clear yahan tak? Shavi, is this process clear to you? And so like the first two are blank here. Yes, they will be left blank, because if we have to calculate 5 year moving average, then we cannot be calculated for first, second, third year from that onwards, because central value will be on the second one. Okay, Sir, if it is 6 year, then where? like if it is 6 year Yes, moving I to will explain that. It is in the next part. Okay, okay. Sir. So the first two cases are when we have to calculate the moving average for odd number of years. Then the central value can easily be calculated. But if we have to calculate the moving average for even numbers, like here for 4 years, so how we have to proceed with this? It is little bit complicated, so understand it carefully. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट 4 इयर्स का सम ले लेंगे, तो ये हो गए फर्स्ट 4 इयर्स के सम हो गए। क्लियर ये चीज? अब ये सेंटर्ड कहां पर होंगे? सेंटर्ड जो होंगे 2 और 3 के बीच में होंगे। सेंटर्ड 2 और 3 के बीच में, मतलब ये समझ लो इन दोनों के बीच में आ गया सेंटर्ड। तो ये वाला जो सम है ये इन दोनों का सेंटर्ड आया। क्लियर हुआ ये चीज? सिमिलरली जो नेक्स्ट 4 ईयर होंगे, नेक्स्ट 4 ईयर में जो सम निकलेगा, वो सम क्या आएगा? इस तरह से निकलेगा नेक्स्ट 4 ईयर का सम। और वो कहां पर सेंटर्ड होगा? वो इन दोनों के बीच में सेंटर्ड होगा। इन दोनों के बीच में मतलब ये वाले दोनों ईयर्स के बीच में होगा। क्लियर? अब इन दोनों की सेंट्रल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों के एवरेज कर देंगे। ये जो दोनों के सेंट्रल वैल्यू आई ना, तो इनका एवरेज कर देंगे। तो इसको बोलेंगे, यस, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। मतलब 3.9 प्लस 4.1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? And now this value will be centered at this position, third position. Clear? Chevy, is it clear? So first we will calculate 4 year moving average, but this value is not centered neither at 96 nor at 97. Okay. Similarly, we will take the 4 year moving average for next 4 numbers, and again this value is not centered neither at 97 nor at 98. Okay. So further, to calculate the central value, what we will do, we will calculate 4 year moving average separately for both the terms, and finally we will have to take average of these two values. Correct? Sir, So how will come to know that if it is centered or not? obviously, if for example we have 4 values, okay, so the mid value will be nowhere, because if we have n moving average, so n by 2 is not an n by 2, for example here n की वैल्यू क्या थी? ओके, हाँ, नहीं ऐसा नहीं, यूजुअली पूरी टेबल फॉर्मुलेट करने के लिए पूछेगा।
किसमें देखते हैं ना उसको. ओके. Yes, Chevy. So this value 15.4 is moving sum of four values. So we cannot identify the central value. Which one is centered value? So it is neither this nor this. So it will be in between the two numbers. That's why you can see the orientation of this number. It is neither at 96 nor at 97. In between these two numbers. Correct? Sir, Yes. so in order to mark it, we will draw a dotted line. Yes, that's why we have drawn this type of line. And further, to find the central moving average, we have to take the average of these two moving averages, 4-year moving average. So it will be like 4.0 years. Okay. And so on. Do the same thing for rest of the parts. Yes, sir. Okay. Question start करें? So we will be asked only for 3-year, 4-year, and 5-year. Yes, not more than that. 6-year है क्या question? मुझे तो नहीं दिखे थे. नहीं है. Up to 5-year is maximum, I think. Yes. Okay, so let's start with the exercise. Exercise 12.2. Oh, sorry, 11.2. Cons. Exercise 11.2. Question number 1. Solve this. You have to calculate 3-year moving average. So the first column is year, and the second column is value. So the year is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. And the values are 2, 4, 5, 7, 8, 10, and 13. Okay. So in order to calculate 3-year moving average, we have to calculate 3-year moving average. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? 3-year सम निकलेगा. 3-year मूविंग सम. तो 3-year मूविंग सम निकालने के लिए हम इन तीनों का सम करेंगे. ठीक है. इन तीनों का सम कितना आ रहा है? 4 + 2 6 + 5 11. नेक्स्ट 3-year का सम निकालेंगे. नेक्स्ट 3 years का सम 16 आ रहा है. 16. नेक्स्ट का 20, 25, 31 और बस यहीं पर फर्स्ट और लास्ट में तो कुछ नहीं रहेगा. ओके. नाउ वी विल डिवाइड इट बाय 3. तो 3-year moving average. So divided by 3, 11 upon 3. 11 upon 3. I think it is 3.66. 16 upon 3, it is 5.33. Next is 20 upon 3, it is 6.66. 25 upon 3, 8.33. 31 upon 3, 10.33. Okay, that's it. ये हो गया 3-year moving average. Clear? आंसर चेक कर लो एक बार. दो तक चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं. 3. पेज नंबर 642 पे आंसर दिया है. क्लियर? ये जो आपका लास्ट कॉलम है ना, बस ये आंसर है आपका. आप यहाँ पर छोड़ सकते हो. ठीक है. ओके. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार चेक करें. क्वेश्चन नंबर 2. शेवी, फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव कंप्लीटेड. फर्स्ट क्वेश्चन. Yes, sir. Okay. Second question is same. We have to calculate 3-day moving average. So same process needs to be followed. Question number 3. Check question number 3.
चलेगा, डे 1 डे 2 डे 3 ये लिखोगे तो भी चलेगा फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, तो भी चलेगा। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो क्या लिखा हुआ है। द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय अ फर्म इन ईयर 1 to 9 इज गिवन बिलो। कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द अबव सीरीज बाय 3 ईयरली मूविंग एवरेज। ओके, सेम प्रोसेस करना है, 3 ईयर मूविंग एवरेज आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा, इसमें ग्राफ प्लॉट करने का क्वेश्चन देखो, एक एग्जांपल यहां पर मैं ले लेता हूं, ठीक है, जिसमें ग्राफ वाला हो, सो दैट आपको कुछ, हाँ अभी ये कर ले। ओके, सो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग ग्राफ वाला, जिसमें ग्राफ वाले क्वेश्चंस बनते हैं आपके, तो एक बार उसको देख लो। ये ठीक से नहीं है, ये ठीक है आई थिंक। एग्जांपल नंबर 3 चेक करना। एग्जांपल नंबर 3 में आपको क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी इन थाउजेंड्स ऑफ लीटर ड्यूरिंग ईच मंथ ऑफ ए ईयर इज एज फॉलोज। ठीक है, तो ये एक ईयर का जो है पूरा दिया हुआ है आपको डेटा। अब इसमें बोला कैलकुलेट 5 मंथली मूविंग एवरेज एंड शो दीज मूविंग एवरेज ऑन ग्राफ पेपर। ठीक है, सो आपको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले सेम प्रोसेस होगा। आप यहाँ मंथ लिखोगे, यहाँ पर मंथली प्रोडक्शन लिखोगे और 5 ईयर मूविंग एवरेज निकालोगे बाय टेकिंग द सम एंड आफ्टर डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से समझना ग्राफ कैसे प्लॉट होगा एक्चुअल में। ग्राफ प्लॉटिंग ध्यान से समझो। सबसे फर्स्ट अगर आप लोग चेक करोगे तो एक्स एक्सिस पे आपकी क्या वैल्यूज आएंगी। एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे आपके टाइम। टाइम मतलब कि यहां पर मंथ है तो यहां पर क्या आ जाएगा, मंथ आ जाएगा। ओके, वाई एक्सिस में जो आपका प्रोडक्शन है वो आएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते समय दो चीजों के ग्राफ बनेंगे। एक तो एक्चुअल डेटा जो उसका ग्राफ है वो, जैसे कि जनवरी में कितना प्रोडक्शन था 1 पॉइंट समथिंग, फेब में कितना प्रोडक्शन था 1.6, फेब में 0 पॉइंट कुछ होगा ना। मूविंग एवरेज नहीं बोल रहा हूं मैं, जनवरी में कितना था 1.2, तो ये हाँ ये 1.2 है, ये 0 पॉइंट समथिंग है, यहां पर कुछ और है कुछ और है। ये एक्चुअल डेटा प्लॉट है, ये एक्चुअल डेटा प्लॉट है। ये जो आपको देखा ना पॉइंट्स, ये आपका एक्चुअल डेटा प्लॉट बन रहा है। अभी ये मूविंग एवरेज प्लॉट नहीं है, समझ रहे हो ना। इसलिए देखो इसने क्या लिखा है, एक्चुअल प्लॉट। अब अगर आपको इसका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपको क्या मूविंग एवरेज प्लॉट करने पड़ेंगे। तो मूविंग एवरेज कौन से मंथ से स्टार्ट होंगे, मार्च से स्टार्ट हुए होंगे, क्योंकि 5 ईयर मूविंग एवरेज है। तो मार्च में कितना था 1.36, तो अप्रोक्सीमेटली इसके नीचे आया होगा। फिर नेक्स्ट अप्रैल में कितना था 1.6 अप्रोक्सीमेटली, यहां इस तरह से ये डॉटेड लाइन इसकी बनी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेंड लाइन। ये Sir, उसके please ट्रेंड को, explain this trend line again. actually the moving average when plotted in a graph paper, that dotted line is called trend line, correct. Yes, sir. It is represented in dotted form, you can see here. Okay, just look at the dotted lines which is also there in your book. This dotted line is called trend line and this bold line is your actual line. Okay, so the trend showing that it is increasing, so the production is increasing, it is like that. Okay, So this will be done on a graph paper or like in yes, we will have to we'll have to construct it. yes, in graph paper like what we used to do in class 9, in the same way we have to plot this in graph if it is asked to show the trend line on graph paper. एक्चुअली कंक्लूजन का यही मतलब है। ट्रेंड लाइन सबसे ज्यादा कहां पर यूज करते हैं पता है, सबसे ज्यादा शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं ना स्टॉक मार्केट में, वो ट्रेंड लाइन के टूल्स होते हैं उनके मोबाइल एप्लीकेशंस पे, जिसके बेसिस पे वो प्रिडिक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टॉक का प्राइस इस तरह से मूव हो रहा है, ओके तो वो लोग क्या करेंगे, इसके बेसिस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करेंगे तो जिससे वो प्रिडिक्शन करेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम पे उस स्टॉक का क्या प्राइस होगा, अगर वो इस रेशियो से मूव कर रहा है। अगर कोई शेयर प्राइस इस रेशियो ऐसा मूव कर रहा है
तो आगे जाके वो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ट्रेंड लाइन उसका ऐसा बैठेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ट्रेंड लाइन इज बेसिकली अ लाइन विच शोज हाउ द वैल्यू इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। करेक्ट? सो ये क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज पे। ओके, सो एक्सरसाइज पे एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कोई सा देख लो। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 कर ले। उसके पहले और कोई क्वेश्चन में तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है। हम्म, एक सेकेंड ना, मैं आ रहा हूं। ओके, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। सॉल्व कर रहे हो क्या शेबी? Yes, sir. ओके, सॉल्व। इन केस ऑफ एनी डाउट आस्क मी। हाँ, आयुष चंद्र आना। यही कहीं होगा, बता लो कहीं छुपाया हो, छुपाया हो। यही कहीं छुपाया हो। अभी गया मैं क्या? दोनों, ये भी है कि अभी एक तो ये है, दूसरा कौन सा? अच्छा वो दोनों है क्या? ये दोनों है।
अभी भी नहीं दोनों ये कौन है? इनको 12 पर ही लगती है। ये तो उसकी चप्पल होगी। चप्पल सही से तो अपना रहता सेम इधर कलर का था शायद 20 में लाया शायद 20 पर आगे हफ्ते में बात है मतलब लाए आप फ्रेंड के अंदर में जाओ तब तक बहुत दूर से जाओ चार को निकालते थे यस ये 9 वाले बच्चे के बदमाश है ना, वो चप्पल छुपा देते हैं बाकी दूसरे क्लासेस के बच्चे की। ओके, वो कैमरे में कैसे पता चलेगा वो छोटी सी चीज? कैमरे में वो लोग बोले कि सर चप्पल को चेक करो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो रहा है ना? ये कितने ईयर का है इसमें? 4 ईयर 4 मंथ। ओके 4 मंथ। हाँ बोलो, कहाँ थी? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ओके। तीन चार डेटा भी अगर चेक करोगे ना, क्रॉस चेक, तो आपको समझ में आ जाएगा सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। मतलब तुम लोग ये चेक कर लो कि एटलीस्ट 2-3 वैल्यू सही आ जाए। 4 जैसे 2-3 आ गया ना। फर्स्ट कॉलम नहीं बोल रहा हूं, मतलब देखो ये डेटा क्या दिया हुआ है, 3.6। एक बार नंबर बताओ क्या लिखा है? 3.6, 4.3, 4.3, 4.3 नेक्स्ट क्या है? 3.4 नेक्स्ट 4.4 स्टॉप। ये फर्स्ट 5 वैल्यू हो गई, ठीक है। अब क्या करोगे? अब यहां पर ये 1 2 3 4 ये वाला निकालोगे सम। ये वाला सम निकालोगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कितना आ रहा है ये सम? 15.6। ओके, ये सेंटर्ड यहां पर है, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, इसीलिए क्रॉस चेक करो। फिर उसके नेक्स्ट का सम निकालोगे। नेक्स्ट वाला सम ये ये और ये कितना आ रहा है सम? 16.4 ये आया। फिर इसको डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 4 डिवाइडेड बाय 4। इसको भी क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है डिवाइडेड बाय 4 करने पे? 3.9। और ये डिवाइडेड बाय 4 करने पे 4.1 ये आ रहा है। फिर दोनों का एवरेज करोगे तो इन दोनों का एवरेज क्या आ रहा है? 4 आएगा ना एवरेज। ओके, तो ये सेंट्रल वैल्यू होगी। किसकी सेंट्रल वैल्यू होगी? 4.3 की। समझ में आया? तो फर्स्ट वैल्यू चेक करो, 4 आ रहा है, मतलब आप सही जा रहे हो। ओके,
Then this dotted line, like from where we have to draw this one? In Again. between the second and third. And this, the other one for 16.4, you have taken only one. It will be in between third and fourth. Sir, why not after 4.3 and 3.4? 4.3 and 3. Yes, in between this two. Sir, For the after that, in between this. yes, sir. Because we are taking the moving average of these four numbers, these four numbers. So the mid value, it will be centered in between these two numbers. So like in the exam, we will be doing it in this way. Yes, yes. So all these errors are not confusing. Just wait. No, you don't have to draw these lines. Otherwise, you will get confused with the lines. Don't draw the lines. Just understand how it will be like. Where exactly will be its position. Okay. So then like first we took the division from like January to April. Then Yes. for the next value, 17.5 and 16.6, how we have to draw the dotted line? Like after May, June, then one line? Or in April and May? Look, this one is January, February, March, April, May. Okay, so the first, it is in between February and March, the first mean is, and second will be in between March and April, in between this. Yes, so now for the other half, May, June, July, August. Similarly, for the next four, it will be in between April and May, and so on. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, तुम लोग का हो गया तो फिर एक क्वेश्चन और करो. ओके ओके, एक काम करो, तुम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो. ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 करो जल्दी. पहले क्वेश्चन पढ़ो और बनेगा कि नहीं चेक करो. Shavi, is it clear, or I have to draw the diagram and then I have to explain that? Sir, once can you please draw till August only? Okay. Okay, so it is January, February, March, April, May, June, July, and August. Okay, so the numbers for January, it is 3.6. 4.3. Yes. 4.3. Okay. 3.4. Okay. 4.4. Okay. 5.4. Okay. 3.4. Okay. And 2.4. 2.4. Now, first you are calculating 4-year moving sum. Okay. Now, for the first 4 year, it will be centered in between this. Okay. In between this. Okay. It is like this. It is the sum of all these. Okay. Now, what's that moving sum? Sum of all this? कितना आया था? It was 15.6. 15.6. Now, for 4-year moving average. 4-year moving average divided by 4. Next question solve करो चलो जल्दी. रिया ट्राई करो. ये कितना आ रहा है ये कैलकुलेशन करने पे? 3.9. Okay. Next, for the next years, the moving average will be in between this. Okay. So here we will do the sum of all these numbers. Okay. Okay. Now calculate the sum. So sum क्या आ रहा है इसका sum check करो. 16.4. 16.4 divided by 1/4.
So you will get 4.1. Okay. Now take the average of these two and it will be 4. Okay. So this 4 will be centered at March month. Okay. It is like that. This 4 will be centered at March month. Is it clear, Chevy? Yes, sir. Okay. Next, for the next, the sum will be तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर नहीं रहे हो. ओके, सो एड दीज नंबर्स. क्या रहा इन सबका सम? 17.5. 17.5 and yes, 17.5. Okay, and divided by 1 by 4, you will get कितना आएगा? Sir, it will be 4.375. 4.375. Okay. Now take average of these two. हाँ, एवरेज ऑफ दीज टू. ये चीज किया था तुम लोगों ने. मैंने बोला था एटलीस्ट 3-4 करना, क्योंकि ये फिर इसमें गलती करो. एवरेज ऑफ दीज टू कितना आएगा? एवरेजिंग करो उसका. So like we will add and divide it with 2 or what? How we have to- Divided by 2. Add these two numbers and divided by 2. 4.1 plus 4.375 divided by 2. So it will be 4.2375. 4.2375. Okay. So this value will be centered at April. Correct? Okay. Now for the centered value or for May, what we have to do? We have to take the sum of this. क्यों? ऐड करो इन सबको. 16.6 divided by 1 by 4, you will get 4.15. I think 4.15 ही आएगा ना. 16.6 divided by 4, But like 4.15. marks will be given on this basis only where we have placed our value in between what it is occurring. Just wait. 4.26. So average will be 4.2625. Yes. Yes, Chevy. What's your question? So like marks will be given to us on this basis only that where we are placing our value. Yes, actually we have to place the value correctly because it is the centered value for May month. Okay. Okay, Because sir. this moving average value, simply it is average value for May month. It is like, for an example, you have unit test each month. For example, in January month you got 10 marks out of 20. In February you got 12 marks out of 20, and so on for next 5 months. So if we have to calculate the central value, so we have to take average of all this, and for the mid value it will be like this. Okay, clear ye cheez? So Chevy, any other calculation is required, or you are comfortable with this? You can solve further. So this is the first one 4 that we got from where we got that. Which one? 4. This 4. 3.9 plus 4.1 divided by 2. Yes, correct. Average of these two values. Okay, this is what moving average, and this is called 4-year centered moving average. The difference is just this: centered moving average. Okay,
this is moving average, and the average of moving average will be the centered moving average. That's it. And it is there only in case of when we have to calculate even years, for even number of years. Yes, sir. Okay. So can we move to the next question? Question number 9 try kiya? Question Like number why in terms of 4-year calculation, it is a bit complicated and not for 3 and 5 years. तुम लोग हल्ला मत करो, या तो फिर शांति से बैठो। हाँ जाओ तुम लोग फिर, या तो अगर नहीं पढ़ना तो जा सकते हो। हाँ हाँ, मैं अभी उसके डाउट्स क्लियर करूंगा और ये क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन करूंगा। ओके okay, Sevi, just 5 minutes. We will do question number 9. After that I will take your doubts. Okay? Yes, sir. Okay. So question number 9, check question number 9. Question number 9 is the table given below shows the daily attendance in household at a certain exhibition over a period of week. और यहाँ पर आपको week 1, week 2 given है. Calculate the 7-day moving average and illustrate these and original information on the same graph paper using scale. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 7-day moving average कैलकुलेट करना है और उसको ग्राफ पेपर पे शो करना है। ये दो काम आपको करना है। इसने ग्राफ पेपर पे शो नहीं किया है ना, इसमें ग्राफ प्लॉट नहीं किया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर आपका week 1 week 2 दोनों एक साथ आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे week 1 में डेटा क्या है, week 1 में डेटा बताओ, पहले नंबर्स बताओ क्या क्या है। 52, 48, 64, 68, 52, 70, 72, ये पूरा week 1 है। ओके, week 1 हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है week 2 में 55, 47, 61, 65, 58, 75, 81। क्लियर, ये पूरा क्या हो गया आपका week 2 हो गया। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, 7-day मूविंग एवरेज, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर, सो फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, आप फर्स्ट 7 डे, देखो ये 7-day मूविंग एवरेज मतलब ये फर्स्ट 7 डे अगर काउंट करेंगे तो कहां से कहां होगा, यहां से यहां होगा। तो ये सेंटर्ड किसके अबाउट होगा, कौन से डे में होगा, 68, इस वाले डे पे वो सेंटर्ड होगा। क्लियर हुआ ये चीज। सो इस वाले डे के अकॉर्डिंग आप सम निकाल लो इन सब का सम क्या आ रहा है। क्वेश्चन में पढ़ो ना क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो और उसके फिर नहीं बना बोल देते हो। क्या आ रहा है इसका सम, कैलकुलेट करो। फिर अगला बताना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अगला पूछूंगा मैं, बताना समझ में आ गया था तो बना क्यों नहीं। तुम लोग ना रिजल्ट खराब करोगे अपना। So I think the sum will be 426, and when we divide it by 7, its value will be 60.857. Correct? Okay, so this is the first 7-day moving average। यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या करेंगे अब इसके बाद, नहीं अब क्या करेंगे, अब देखो नेक्स्ट जो मूविंग एवरेज होगा वो सेंटर्ड अबाउट दिस नंबर होगा, इट विल बी सेंटर्ड अबाउट दिस नंबर। ओके, और फिर नेक्स्ट 7 days का सम निकालेंगे। ओके, इन सब का सम निकालेंगे, जो भी सम आएगा देन वी starting to calculate from 48, no? From 48. Yes, that's why I have marked it from 48. It will start from 48 and we add the number till 57. We will add from this to this, correct?
तो तुमने सॉल्व क्यों नहीं किया जब मैंने क्वेश्चन तुम लोगों को दिया था तब? क्लियर है अभी? बन जाएंगे? ठीक है, ओके। मैं तुम लोगों से पहले ही कंसल्ट करके क्लियर। हम्म हम्म हम्म। मैं तुम लोगों से डिस्कस करके ही सारी टाइमिंग फिक्स किया था। अब मैं नहीं कर सकता उस चीज के लिए, कुछ भी नहीं, एकदम फिक्स है पूरा। अभी तुम लोगों का लास्ट में रखता था, उसके पहले मेरा पूरी क्लासेस, उसके बाद वाले दिन में भी अगर ऑल्टरनेट में आओगे ना तो उस समय तो मैं 8 बजे फ्री होता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूं मैं? ओके शेवी, इज इट क्लियर? कुछ होगा तो मैं बताता हूँ, ठीक है? तुम तुम जब 7 क्लासेस रेगुलर आ जाओगी ना तब फिर मैं चेंज कर दूंगा ना। हाँ पक्का। चलो 5 क्लासेस भी कर दोगे ना तो मैं कर दूंगा, ठीक है? Okay. Yes, Chevy, any other question from this exercise? Ask me. So like when we are solving with odd numbers, so that time we directly have to divide it and we'll get our answer. But like in terms of even number, like 4 year or Exactly, like yes. 6 year can be also asked. Which type of? 6 year. Yes, but chances are very less. In case of even number moving average, the possibility is to ask for 4 year usually. Okay. Yes. Sir, I'll practice 4 year Okay. because I'm making mistakes in that. Which one? Okay. Any other questions, Chevy? Can we solve right now here? From this, just check and ask me. Or if you go through the example, it is also quite clear. You can see any example, like I think example number 4 is also good to understand. Check example number 4. Yeah, yes, sir. In example number 4, the data is almost similar for each quarter, like 2002, 2003, 2004. And for each quarter, the numbers are given. And what we are doing, we are taking the sum of first 4, then its mean value, calculating its mean value. First, it is 30. For the next 4, like from this to this, the mean value is 32. And we have to no, this is the mean value, this is the sum. Further, we add all these things and take average of this, and the average we are getting is 7.75. Now this average value is centered at 3rd year, like this. Okay. So like when we say that it is centered at 3rd year, that means from 1 to 4. Yes. Okay. Okay. Now for the next one, which is from 2 to this, the centered value will be for this one. Okay. Yes, sir. However, we will take that central value by averaging these two numbers. We have averaged these two numbers. So try to solve and ask me for in case of any doubt. Yes, sir, I'll solve this. Okay. Okay, so can we end today's session or in any question? No, sir, I'll practice it. I'll ask you in the next class. Okay. Okay. Thank you, sir. Okay, welcome.